अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स के जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर है ये हमारे ट्रांजिस्टर के टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन। सबसे पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कह रहे हैं। देखो, हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनको हम ग्राफ के जरिए स्टडी करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखो, दो टाइप की होती हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दोनों हमने स्टडी करनी है। सबसे पहली बात, कॉमन इमिटर का क्या मतलब है। देखो, कॉमन इमिटर का मतलब यह है कि अगर इमिटर वाला जो हमारा जंक्शन है उसको हम कॉमन कर दें इनपुट और आउटपुट के दरमियान में। ट्रांजिस्टर की वर्किंग में आपने देखा था कि एक जो जंक्शन है, जैसे उसमें मैंने बेस को कॉमन किया था, तो एक जो टर्मिनल होता है ना, वो हमें, यानी कि जैसे वो था इमिटर बेस कलेक्टर, उसमें से किसी एक को इनपुट और आउटपुट के अंदर कॉमन रखना पड़ता है, यानी कि दोनों से उसको ज्वाइन करना पड़ता है। तो कॉमन इमिटर का मतलब हो गया जब हमें इमिटर दोनों के साथ रखना पड़ेगा, यानी कि इनपुट के साथ भी रखना पड़ेगा, आउटपुट के साथ भी। ठीक है, तो कॉमन इमिटर का मतलब समझ में आ गया। अब आ गया कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन। कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन का मतलब ये हो गया कि हमें जो ग्राफ स्टडी करना है, जो वेरिएशन वो स्टडी करना है, वो स्टडी करना है उस वाले ट्रांजिस्टर को जिसमें हमने एमिटर को कॉमन रखा हो, उस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने एमिटर को कॉमन रखा हो। ठीक है। अच्छा, याद रखने वाली बात क्या है, उससे पहले, समझने से पहले दो बातें आपने याद रखनी है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये हमने स्टडी करनी है। तो ये जो है वो सर्किट की अरेंजमेंट है, इस तरीके से हमने सर्किट को बनाया है अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन को। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर का सिंबल ट्रांजिस्टर की लेक्चर मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस तरफ ये बेस को शो कर रही है। ठीक है, एमिटर क्या होता है, जिस पे एरो लगा हुआ होता है, और एरो आ गया ये बाहर की तरफ, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर आ गए सी जो कि कलेक्टर है। ठीक है ना, तो बेस आ गया, इमिटर आ गया और कलेक्टर आ गया, तीनों के तीनों आ गए, यानी कि ट्रांजिस्टर हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने बेस के साथ सीरीज में एक एम मीटर लगाया है जो कि करंट नापेगा, बेस करंट ना, तो उसे नाम दे दिया आई बी का। ठीक है, कलेक्टर के साथ जो एम मीटर लगा है वो कलेक्टर करंट को मेजर करेगा। ये तो हो गए दो करंट जो हमने मेजर करने हैं। अब एमिटर क्योंकि कॉमन है, तो एमिटर और जो मतलब जो एमिटर कॉमन है तो उसका हम वोल्टेज मेजर करेंगे। ठीक है, क्या ये जो बना है बेस से कनेक्ट हुआ हुआ है और फिर ये जो है वो इमिटर से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो आप देख लो हुआ क्या, यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया और ये वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा दो चीज़ों के दरमियान का। वो क्या है, बेस और इमिटर के दरमियान का। देख लो ये आ गया बेस और ये आ गया इमिटर, तो ये जो वोल्टेज है वो बेस और इमिटर के दरमियान का नापेगा। इसी तरीके से यहाँ से आ गया कलेक्टर, ये आ गया कलेक्टर, और यहाँ से वही जो कॉमन है इमिटर वो आ गया। तो ये वोल्टेज जो है वो मेजर करेगा अक्रॉस कलेक्टर इमिटर जंक्शन, जिसे हमने नाम दे दिया VCE का। ओके, तो एमीटर जो है वो करंट को मेजर कर रहे हैं और वोल्ट मीटर जो है वोल्टेजेस को मेजर कर रहे हैं। अच्छा, VBB जो है यहाँ से हम वेरी कर सकते हैं वोल्टेज को, इनपुट वाले वोल्टेज को। और ये जो VCC है, क्योंकि कलेक्टर आउटपुट में लगा हुआ है तो VCC का नाम दे दिया, यानी कि यहाँ से हम वेरी कर सकते हैं कलेक्टर करंट को। ठीक है ना, तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों स्टडी करनी है, तो कभी एक को चेंज करना पड़ता है, कभी दूसरे को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गई सर्किट अरेंजमेंट। अब आ जाओ ज़रा स्टडी करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली एक कर्व का नाम है, एक ग्राफ का नाम है, कर्व का नाम है, जो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन बेस करंट, ठीक है, एंड इमिटर बेस वोल्टेज। दो चीज़ों के दरमियान का जो रिलेशन है वो हम स्टडी कर रहे हैं। पहला क्या है, बेस करंट है, और दूसरा है इमिटर बेस वोल्टेज, यानी कि जो दोनों इनपुट वाली चीज़ें थी ना, उनके दरमियान के रिलेशन को स्टडी करना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा VCE, यानी कि आउटपुट वाले वोल्टेज को कांस्टेंट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है तो इनपुट के जो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशन चाहिए, यानी कि बेस करंट और इमिटर बेस जंक्शन, जिसे हमने VBE का नाम दिया था, इनको हम स्टडी करेंगे और VCE को कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि जो आउटपुट है उसके वोल्टेज को कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है सर्किट दोबारा से देखो, उससे समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना इसको कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि VCE जो है वो कांस्टेंट हो गया। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, इसको चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज करूँगा, रेजिस्टेंस चेंज करूँगा तो वोल्टेज कुछ चेंज होगा, और जब वोल्टेज चेंज होगा तो उसके लिहाज से करंट को स्टडी करेंगे कि अच्छा, जब मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू पर एक पर्टिकुलर करंट होगा,
वो सब हम नोट करते रहेंगे एक टेबल में, और उसको नोट करने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कुछ इस किस्म का आता है, देखो एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज अक्रॉस बेस और एमिटर जंक्शन, और वाई एक्सिस के ऊपर कलेक्ट जो बेस करंट था उसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो ये आ गया 25, 50 और 75 मिली एम्पेयर, और इसी तरीके से यहाँ पर आ गए वोल्टेजेस। तो शुरू में हमने देखा कि जो था जीरो ही चल रहा था, हमने वोल्टेज को बढ़ा भी दिया लेकिन करंट नहीं था, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद करंट आ गया, 0.7 समथिंग से करंट आता है, और फिर यहाँ से वो अचानक से तेज़ी से चेंज होता चला जाता है। यानी कि शुरू में बहुत स्लो चेंज आ रहा था, और जितना हमने वोल्टेज को बढ़ाया उतना करंट के अंदर बड़ा रैपिड चेंज आने लगा। ठीक है ना, रैपिड चेंज आ रहा है। यहाँ पे स्लोप आप देख लें इतना है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो गया, यहाँ पे स्लोप और ज़्यादा हो गया। तो अपने आप समझ जाइए कि शुरू में जो करंट में चेंज आ रहा था वोल्टेज के चेंज करने से वो बहुत कम था, और अब जो चेंज आ रहा है आखिर में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब करंट के अंदर तेज़ी से तब्दीली आती है। पहली प्रॉपर्टी, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। वो स्लोप के बराबर होती है। यानी कि अगर मुझे इनपुट रेजिस्टेंस पता करनी है तो स्लोप पता है ना किसे कहते हैं, स्लोप कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। यानी कि जो वाई एक्सिस की वैल्यू है, जो आई बी की वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड करा देंगे वी बी ई से, इसे स्लोप कहते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स और आसानी से समझ जाएंगे। डी वाई ओवर डी एक्स कहलाता है, यानी कि वाई एक्सिस में जो वैल्यू का चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करा दो एक्स एक्सिस की वैल्यू के चेंज से, तो उसको हम स्लोप कहते हैं। तो इस स्लोप के जरिए हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी ओवर आई। ठीक है, तो अगर मैं स्लोप मालूम कर लूंगा तो स्लोप का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है ना, स्लोप क्या आएगा, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वी अपॉन आई आएगा, और इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगी। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें स्लोप का। ठीक है, पॉइंट याद रखना है। नंबर 2, इनिशियल पोर्शन ऑफ द कर्व नॉट लीनियर, वो हमें मालूम है लीनियर नहीं था। इनपुट रेजिस्टेंस वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम वैल्यू 4 किलो ओम टू अ वैल्यू ऑफ 600 ओम। जो रेजिस्टेंस है वो बहुत वेरी करेगी। रेजिस्टेंस क्यों वेरी करेगी, क्योंकि स्लोप वेरी करा। मैंने बताया पहले इतना स्लोप नहीं था, जितना कि जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई वोल्टेज की तो स्लोप ज़्यादा हो गया था ग्राफ के अंदर। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो पीछे जाके वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, जब मैंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया था। नंबर 4, इन द केस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अच्छा, सिलिकॉन से बना अगर ट्रांजिस्टर है तो जो कर्व ऊपर की तरफ उठा था जीरो करंट से, वो उठता है 0.5 से 0.6 वोल्ट तक। जबकि जर्मेनियम के जो ट्रांजिस्टर हैं उनमें जो ब्रेक अवे पॉइंट आता है, यानी कि जहाँ से पहले तो लीनियर मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के साथ साथ चल रहा था, फिर अचानक से उठा, तो वो कहाँ से उठा, वो उठता है 0.1 से 0.2 वोल्ट के दरमियान में, अगर जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर हो। और अगर ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन का तो 0.5 से 0.6 वोल्ट के दरमियान में उठता है। और जो हमारा ग्राफ है वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का है, उसमें आप देख सकते हो कि 0.5 से 0.6 के दरमियान में ग्राफ ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ था। ठीक है, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहेंगे, आउटपुट के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम वेरी करेंगे, और कांस्टेंट किसे रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे इनपुट की वैल्यूज को। समझ के बात, जो इनपुट की वैल्यू है उसको उसी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और रिलेशन हम देखेंगे आउटपुट के वेरिएबल्स के दरमियान में। अच्छा, ये एक ऐसा कर्व है जो शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर करंट जो कि आउटपुट करंट है, और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो कि आउटपुट वाला वोल्टेज था। ठीक है, तो इनके दरमियान का रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, और कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट यकीनन हमें रखना पड़ेगा जो बेस करंट था, इनपुट करंट था, उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो बेस करंट को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, और बेस करंट को कांस्टेंट रखने के बाद हम VCE और IC के दरमियान में रिलेशन को स्टडी करेंगे। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है, ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ देखिए। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमने इसको सॉल्व किया। यानी कि बेस करंट हमने कितना रख के देखा, बेस करंट हमने 20 रख के देखा, बेस करंट 40 रख के देखा जिसे कांस्टेंट रखना था, बेस करंट 60 रख के देखा, और बेस करंट 80 रख के देखा। 2-3 मरतबा इस प्रैक्टिकल को हमने किया। तो अब फर्क क्या आया, वाई एक्सिस के अंदर कलेक्टर करंट है और एक्स एक्सिस में VCE मौजूद है। ठीक है, तो अब आप देखो स्टार्ट जैसे हमने लिया तो क्या हुआ, एक ये ग्राफ बनना शुरू हुआ, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, होते 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 अचानक से ब्रेक डाउन हो गया। और आप देखो तो वोल्टेज नहीं बढ़ा बल्कि करंट कहाँ चला गया, करंट चला गया मैक्सिमम की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई, और ये खास पॉइंट के बाद आ रहा है। इसी तरीके से जब हमने काम करा 40 पे, तो 40 पे भी करंट क्या होता रहा, करंट पहले बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, थोड़ा सा बढ़ा, मतलब करंट 40 के लिए यहाँ तक बढ़ा, और उसके बाद फिर उसने उसी पैटर्न को फॉलो करा, यानी कि बहुत ही
कम स्लोप के साथ चेंज आया, वोल्टेज में बढ़ाता रहा लेकिन करंट जो है उसमें बहुत कम चेंज आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आके दोबारा ब्रेक डाउन हो गया और करंट अचानक से मैक्सिमम चला गया। यहाँ पे भी देखो एक खास वोल्टेज तक करंट बढ़ता रहा। फॉर एग्जांपल कितना वोल्टेज होगा ये, 2.5 से भी कम होगा, 2 होगा ये समथिंग ना। तो जब तक करंट 2 वोल्ट था, अब देखो ये लाइन ऊपर जाती रही, करंट बढ़ता रहा और फिर अचानक से क्या हो गया, वोल्टेज 2 वोल्ट था अगर, तो ये बढ़ते बढ़ते 2 वोल्ट तक तो बढ़ा, उसके बाद फिर रैपिड चेंज नहीं हुआ बल्कि बहुत ही स्लो चेंज होने लगा, स्लो चेंज, और फिर एक टाइम के बाद उसमें रैपिड चेंज आ गया। तो यहाँ पर ना कुछ रीजन्स हैं जिनकी डेफिनेशन में भी समझा भी दूंगा। ये वाला जो हिस्सा है वो सैचुरेशन रीजन कहलाता है, ये वाला हिस्सा कट ऑफ रीजन कहलाता है, ये जो पूरा हिस्सा नज़र आ रहा है ये ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इनको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि इन सब का क्या मतलब है। कलेक्टर करंट आई इंक्रीज होता है शुरू में रैपिडली, मैंने बताया दिया एक सैचुरेशन लेवल तक, ये हो गया सैचुरेशन लेवल, जैसे यहाँ तक गया, ठीक है। जब हमने कितना रखा था बेस करंट, हमने रखा हुआ था बेस करंट यहाँ पे 60, तो 60 पे यहाँ तक गया, उसके बाद सैचुरेशन लेवल पर आया, और सैचुरेशन लेवल पर आने पर क्या हो गया, तकरीबन एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई बेस करंट की, बेस करंट में ना होने के बराबर का फर्क आया। देखो यहाँ से लेके ये जो 60 वैल्यू है ये बेस करंट कांस्टेंट है ना, बट एट द सेम टाइम VCE इंक्रीज हो गया, कहाँ से कहाँ तक, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, जो CE था VCE वो जीरो से बढ़ चुका था। तो आप देख लो VCE जीरो से बढ़ गया अच्छा खासा, ये आगे की तरफ बढ़ गया, ये आगे की तरफ बढ़ गया, और उसकी वजह से रैपिड इंक्रीज आता रहा स्टार्ट में बिफोर सैचुरेशन। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट फ्लो करता है इवन व्हेन IB इज इक्वल टू जीरो, द करंट इज कॉल्ड ICEO। ये किस टाइम की बात हो रही है, ये बात हो रही है कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है जब IB स्टिल जीरो के बराबर है, ठीक है ना। IB जीरो के बराबर है, पहला वाला ग्राफ जो है, पहले वाली जो लाइन है उसमें IB जीरो है, फिर भी जो है ये करंट फ्लो कर रहा है, और इस करंट की जो वैल्यू है, जो करंट फ्लो कर रहा है, ये ICEO कहलाता है, ठीक है, जो कि कट ऑफ रीजन से ऊपर नजर आ रहा है, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। देख लो मेन कलेक्टर करंट है जीरो एंड द ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ, ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ होगा इस टाइम। नंबर 3, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिवाइड करते हैं 3 रीजन में, तो हर एक रीजन को समझाता हूँ। एक्टिव रीजन है, कट ऑफ रीजन है और सैचुरेशन रीजन है। एक्टिव रीजन ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ रीजन यहाँ पर मैंने बताया, और ये है सैचुरेशन रीजन। सो दैट्स इट, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है बट मैंने कोशिश करी कि आपको मुकम्मल तौर पे बात समझा सकूं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको एक से ज़्यादा मरतबा देखकर समझने की कोशिश करना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। तो आज के लेक्चर के इतना ही, अगले लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।